गांव में दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन का नाम रेखा था और छोटी बहन का नाम सुषमा था। बड़ी बहन 11 वर्ष और छोटी बहन 5 वर्ष की थी। तब उनके पिता का देहांत हो गया था और माँ की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। पिता के जाने के बाद रेखा पर उसकी छोटी बहन की जिम्मेदारी आ गई थी। घर चलाने के लिए बड़ी बहन मिट्टी का बर्तन बनाने का काम किया करते थे। सुषमा, मैं दुकान पर जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, आप जाओ। जब रेखा ने शुरुआत की थी तब उसे बहुत कठिनाइयाँ हुई थी, मगर समय के साथ सबको उसका काम अच्छा लगने लगा था। पूरे गांव में उसके काम की प्रशंसा होने लगी थी। आसपास के गांव के लोग भी उसका सामान खरीदने आया करते थे। रेखा अपने बर्तनों पर काफी सुंदर आकृति बनाती थी। आकृतियां उसके बर्तनों को बाकियों के बर्तनों से अलग बनाती थी। रेखा अपने काम से बहुत खुश और संतुष्ट थी। रेखा कमाए हुए पैसों से अपने और सुषमा का ख्याल रखती थी। दोनों आपस में गमों को भुलाकर खुशी से रहा करती थी। इस तरह कुछ साल बीत गया। एक दिन रेखा की दुकान पर एक बाबा आए। बाबा जी, आइए बैठिए। जुग जुग जियो बच्ची। रेखा बाबा का आदर सम्मान करती है। जाते वक्त बाबा जो बात बताकर जाते हैं उससे सुनने के बाद वो बहुत परेशान हो गई। बाबा ने बोला कि तुम्हारे जीवन में बहुत कम समय बचा है, जो भी अधूरे काम है उसे पूरा कर लो। मेरे जाने के बाद मेरी छोटी बहन सुषमा का क्या होगा? उसके साथ तो कोई नहीं रहेगा और उसे कोई काम भी नहीं आता है। वो अपना जीवन कैसे चलाएगी? कुछ दिन परेशान रहने के बाद उसने सोच लिया कि वो सुषमा को मिट्टी के बर्तन बनाने का काम सिखाएगी। परंतु समस्या ये थी कि सुषमा को मिट्टी के बर्तन बनाने के काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रेखा के कहने पर भी कभी कभार वो उसका हाथ बटा दिया करती थी। इन्हीं सब समस्या के बारे में सोचते हुए वो घर आ गई। रेखा सोच रही थी कि कैसे सुषमा को काम के लिए मनाया जाए ताकि उसका मन काम में लग जाए। सुषमा, कल से हर रोज दुकान पर आ जाना काम करने के लिए। रोज काम पर जाने की बात सुन सुषमा हैरान रह जाती है। क्या? रोज काम पर? मगर क्यों? आप तो जाती ही हो, फिर मैं क्यों? इस काम में सुषमा का मन नहीं लगता था, इसलिए वो दुकान पर नहीं जाना चाहती थी। रेखा सोचती है, क्या करूं? इसे सच्चाई बता दूं? मगर सच्चाई जानकर ये बहुत परेशान हो जाएगी, इसलिए इसे सच्चाई ना बताना ही सही होगा। रेखा सुषमा को परेशान नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने बाबा की बात सुषमा को नहीं बताई। सुषमा के बार बार पूछने पर रेखा उसे डांट देती है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, दिन भर बस आराम करती रहती हो। चुपचाप से कल से काम पर आ जाओ। दीदी के डांट के कारण चिढ़कर सुषमा ठीक है बोलकर चली गई। सुषमा कुछ दिनों तक रेखा के साथ काम करती है, मगर कुछ भी सही से सीख नहीं पाई। सुषमा के काम में मन न लगने के कारण रेखा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके जाने के बाद सुषमा का क्या होगा। पता नहीं दीदी को क्या हो गया, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अचानक क्या हुआ है जो वो ऐसे बर्ताव कर रही है? पहले तो कभी इतना काम पर जोर नहीं दिया करती थी। एक दिन काम से आते वक्त सुषमा ने रेखा से पूछा, दीदी, आखिर इस बार क्या नया है जो आप मुझे काम सिखाने के लिए इतना प्रयास कर रही हैं? सुषमा के काम ना सीखने से दुखी होकर रेखा को बाबा की बात बतानी पड़ी। सुषमा, एक बाबा ने कहा था कि अब मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे जाने से पहले सारा काम सीख लो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। रेखा की बात सुनकर सुषमा हंसने लगती है और बोलती है, तुम भी ना दीदी किसी बाबा के चक्कर में पड़ गई हो, ऐसा कुछ नहीं होता। सुषमा की ये बात सुनकर रेखा और भी दुखी हो जाती है। रेखा को दुखी देखकर सुषमा बोलती है, अच्छा ठीक है, अब आप दुखी मत हो, मैं कल से मन लगाकर काम करूंगी। उसने रेखा को बताया कि उसका मन काम में इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उसे लगता है
कि वो कभी भी बर्तन पर रेखा के जैसे आकृति नहीं बना सकती है। मैं भले ही अच्छे से आकृति नहीं बना पाती, मगर फिर भी आपके मन की संतुष्टि के लिए कल से पूरा मन लगाकर काम करूंगी। और हाँ, आप बाबा की बात पर यकीन न करें। रेखा के मन में अभी भी बाबा की बातें ही चल रही थी। कुछ महीने तक काम करने के बाद सुषमा भी काफी अच्छी आकृति बना लेती है। वाह सुषमा, आखिर तुमने ये काम सीख ही लिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं। सुषमा ने मिट्टी के बर्तन की दुकान अच्छे से संभाल ली थी। अभी कुछ ही दिन बीते थे सुषमा की दुकान संभाले हुए, तभी रेखा बीमार पड़ जाती है। कई दिनों तक इलाज के बाद भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं आती है। ये देख सुषमा को बाबा की बात सच लगने लगती है और वो भी रेखा के लिए परेशान रहने लगती है। इन्हीं समस्या के बीच उसे ख्याल आता है, क्यों ना बाबा को खोजा जाए और कुछ समाधान ढूंढा जाए। सुषमा अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। यही सोचकर उसने बाबा को खोजने जाने का सोचा, लेकिन काफी खोजने के बाद भी बाबा उसे नहीं मिल रहे थे। दिन प्रतिदिन रेखा की तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। सुषमा चाहती थी कि किसी तरह कोई रास्ता निकल आए और सब कुछ ठीक हो जाए। सुषमा एक दिन दुकान पर काम कर रही थी, तभी दो लोग कुछ बर्तन खरीदने आते हैं। सुषमा उन्हें बर्तन दिखा रही थी, तभी वो लोग आपस में किसी बाबा की बात करने लगते हैं। बाबा की बात होते ही सुषमा उन दोनों से बाबा के बारे में पूछती है। आप सभी किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? पास ही के गांव में एक बाबा आए हुए हैं। उनकी बोली हुई सारी बातें सच हो जाती है। बाबा की बात जानकर उसका मन काफी खुश हो जाता है। उसने सोचा कि कहीं ये वही बाबा तो नहीं जिनकी उसे तलाश है। चलकर देखना चाहिए। सुषमा बिना देर किए बाबा से मिलने चली जाती है और वहां जाकर उसने बाबा से रेखा के बारे में पूछा। बाबा जी, आपको याद है आपने मेरी बहन की भविष्यवाणी की थी कि वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती। हाँ, मैं ही हूँ वो बाबा। मैंने ही उसे ये बताया था। बाबा जी, मेरी मदद करें और बताएं क्या इसके लिए कोई उपाय है। मैं अपनी बहन के बिना नहीं रह सकती, कृपया उसे बचा लीजिए। वो रोते रोते बाबा से रेखा के लिए उपाय पूछ रही थी। सुषमा को दुखी देख बाबा ने उसे एक पत्ता दिया और बोला, ये पपीता का पत्ता है। तुम इस पपीते के पत्ते की मदद से पपीते के पेड़ को जंगल में जाकर ढूंढो। उस पेड़ में जादुई पपीते लगते हैं। उस पेड़ के जादुई पपीते को अपनी बहन को, वो ठीक हो जाएगी। और हाँ, ध्यान रखना, उस पेड़ से एक ही पपीता तोड़ना, उससे ज्यादा नहीं। ये सुन सुषमा जंगल में अकेली चली जाती है और पत्ते के सहारे पपीते के पेड़ को ढूंढने लगती है। पूरे जंगल में उसे सिर्फ एक पपीता का पेड़ दिखता है। उस पेड़ के पास एक सांप बैठा था। वो बहुत हिम्मत करके उस सांप को वहां से भगाती है और उस पपीते के पेड़ से एक पपीता तोड़ लेती है और वापस घर लेकर आती है। घर आकर वो पपीता रेखा को खिलाती है। कुछ दिनों के बाद ही रेखा बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। अपनी बहन को वापस स्वस्थ देख सुषमा भी बहुत खुश हो जाती है। इस तरह सुषमा अपनी बहन की जान बचा लेती है और जब वो भी जिम्मेदार बन गई थी, सभी काम में अपनी बड़ी बहन की मदद किया करती थी। एक गांव में चंपकलाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह कई महीनों से बीमार पड़ा हुआ था। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। चंपकलाल की पत्नी की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो गई थी। बस एक बेटा था, जितेंद्र, लेकिन वह भी उसकी बात नहीं माना करता था। चंपकलाल की सेहत का भी ध्यान नहीं रखा करता था। जितेंद्र गांव में घूमता रहता था और मस्ती करता रहता था। वह अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहता था। चंपकलाल यह सब देखकर बहुत दुखी रहता था और सोचता था, काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे उसका बेटा जिम्मेदार बन जाए। उसी बीमारी हालत में चंपकलाल खुद से सब कुछ करता था। चंपकलाल के कहने पर भी उसका बेटा उसकी मदद नहीं करता था। बेटा जितेंद्र, बहुत प्यास लग रही है,
जरा पानी तो दे दो, मुझसे चला नहीं जा रहा है, बहुत कमजोरी हो रही है। अरे वहीं पास में पड़ी हुई है, आप खुद से ले लीजिए ना, मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर जितेंद्र घूमने चला जाता है। ऐसा निर्दयी बेटा हो गया है मेरा, हे भगवान इसे सद्बुद्धि दे। कई घंटे घूमने के बाद वह वापस घर आने लगा। तभी देखा कि एक व्यक्ति की बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई है। अरे रे, कैसे फंसा ली तुमने अपनी बैलगाड़ी? बैलगाड़ी के ऊपर एक बहुत पैसे वाला आदमी बैठा हुआ था। अरे ये क्या कह रहे हो? कीचड़ है तो बैलगाड़ी फंसी जाएगी। अरे ये सब बैलगाड़ी चलाने वाले की गलती है। देखिए कैसा कमजोर है, संभाल ही नहीं पाया होगा इतनी भारी बैलगाड़ी। अच्छा, तुम इतनी शक्तिशाली हो तो इस बैलगाड़ी को कीचड़ से निकाल कर दिखा दो। अरे मैं क्यों निकालूंगा, मेरे पास बहुत काम है। इतना कहकर जितेंद्र वहाँ से जाने लगता है। रुको तो जरा, अगर तुम इस बैलगाड़ी को निकाल दोगे तो ढेर सारे पैसे दूंगा। वाह, क्या सच में? अब रुको, अभी निकालता हूँ। जितेंद्र पूरी ताकत लगाकर उस बैलगाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है। ये देखिए, मैंने निकाल दी आपकी बैलगाड़ी, अब मुझे पैसे दीजिए। हाँ हाँ, ये लो पैसे, रख लो। जितेंद्र पैसे पाकर बहुत खुश होता है। थोड़े पैसे और दे दूंगा, तुम ही बैलगाड़ी चला लो, क्योंकि ये तो थक गया है। ये कुछ देर यहीं बैठकर आराम कर लेगा। पैसे की बात सुन जितेंद्र मान जाता है और बैलगाड़ी चलाने लगता है। बैलगाड़ी चलाते चलाते जितेंद्र अपने घर के पास आकर रुकता है। हाँ हाँ, यही रुकना है, ये तो मेरा घर है। हाँ हाँ, मुझे यहीं जाना है। मैं चंपक लाल से मिलने आया हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। जितेंद्र वहाँ से चला जाता है। वह आदमी अंदर चंपक लाल के पास आता है। वह चंपक लाल को बीमार देखता है। अरे देखो चंपक लाल, मैं आया हूँ, और पूछो तो जरा कौन मुझे लेकर आया है यहाँ तक? अरे बटुक, तू इतने सालों बाद कहाँ था अब तक? मैंने सुना है तेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसीलिए सोचा चलकर मिल लूं, और मुझे यहाँ तेरा बेटा लेकर आया है। ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो किसी की बात नहीं मानता। वो तुम्हें यहाँ तक लेकर आया, मैं नहीं मानूंगा। अरे हाँ चंपक लाल, मैं सच कह रहा हूँ। बटुक पूरी बात चंपक लाल को बताता है। बटुक, तू ही है जो मेरे बेटे का ख्याल रख सकता है, उसे जिम्मेदार बना सकता है। मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद तू ही उसका ख्याल रखे। अरे ये कैसी बातें कर रहा है? दोस्त, तुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। बटुक कुछ दिनों तक चंपक लाल के घर पर ही रहता है और उसकी सेवा करता था। दिन प्रतिदिन चंपक लाल की तबीयत सुधरने की जगह बिगड़ती जा रही थी। एक दिन चंपक लाल की मृत्यु हो जाती है। उदास मन से बटुक चंपक लाल का अंतिम संस्कार करता है और उसके बेटे जितेंद्र से भी सभी क्रिया करवाता है। एक दिन बटुक जितेंद्र से कहता है, जितेंद्र, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे वापस अपने घर की ओर निकलना पड़ेगा। वहाँ मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, अगर नहीं जाऊंगा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। इतना कहकर वह अपना सामान बांधने लगता है और सोचता है, चंपक लाल ने मरने से पहले कहा था उसके बेटे का ख्याल रखने के लिए। ये ऐसे मेरी बात मानने वाला है नहीं, कहीं पैसों की बात सुनकर चले मेरे साथ। बटुक ये सब सोच ही रहा था, तभी जितेंद्र बटुक के पास आता है। आप अकेले क्यों जा रहे हैं? मैं भी चलता हूँ आपके साथ, आपकी मदद कर दूंगा लाखों का व्यापार संभालने में। वाह, मैं सही सोच रहा था। अरे बोलिए ना, मैं भी चलूं आपके साथ? हाँ हाँ ठीक है, चलो। अगर तुम्हारा काम सही लगा तो मैं तुम्हें अपने साथ रख लूंगा, पैसे दूंगा, और अगर काम अच्छा नहीं लगा तो वापस भेज दूंगा। बटुक जितेंद्र के साथ अपने घर आता है। हाँ तो बताइए कौन कौन से काम संभालने हैं मुझे? सुनो जितेंद्र, मेरे पास फलों की 4-5 बागान है। उन सभी बागान में कई प्रकार के फल उगते हैं। उन्हें तोड़ने से लेकर
डब्बे में सजाने और ग्राहक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं सभी फलों को बाजार में भेजने से पहले जांच करूंगा। अगर तुम अपना काम पूरा नहीं कर पाते तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। अच्छा, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? सब कुछ तुम्हारी ही है। मेरे जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही हो जाएगा। बस अपना समझकर तुम्हें सब देख रेख करना होगा। यह सुन जितेंद्र बहुत खुश हो जाता है। क्या सच में? और मेरी जरूरत की चीजों के लिए आप मुझे पैसे देंगे? हाँ जरूर। ठीक है, मैं अभी से ही काम शुरू कर देता हूँ। जितेंद्र सभी फलों की बागान की देखरेख करने लगता है। वह जिम्मेदारी के साथ सभी काम समय पर पूरा करता था। बटुक उसमें आई यह बदलाव देखकर बहुत खुश होता है। एक दिन जितेंद्र फलों की बागान में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक सीताफल के पेड़ पर पड़ी है। वह पेड़ एकदम कोने में था और उस पेड़ के आगे ढेर सारे जंगल भी उगे हुए थे। वहां तक पहुंचना बहुत कठिन था। उस पेड़ के सभी फल बेकार जाते थे। अरे आखिर इस पेड़ से फल क्यों नहीं टूटते हैं? ऐसी कौन सी बात है, पता करना पड़ेगा। जितेंद्र बटुक के पास आता है और उसे पूछता है, बागान में एक सीताफल का पेड़ है, उसमें से फल क्यों नहीं टूटते हैं? मेरे पिताजी ने कहा था वो पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग है, इसीलिए उसमें से कभी सीताफल नहीं तोड़ना और किसी को उसके पास जाने नहीं देना। अच्छा ठीक है। जितेंद्र मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा क्या खास है उस सीताफल के पेड़ में। अगले दिन वह उस सीताफल के पेड़ के पास आता है और उसे देखने लगता है। एक पत्थर उस पेड़ के पास फेंकता है। तभी वह देखता है, अचानक वह पत्थर गायब हो जाता है। यह देख जितेंद्र हैरान रह जाता है। वो पत्थर अचानक गायब कहाँ हो गया? जितेंद्र वापस से उस पेड़ के पास एक पत्थर फेंकता है। दूसरा पत्थर भी गायब हो जाता है। तभी एक सीताफल पेड़ से टूटकर नीचे गिरता है और वह सीताफल भी गायब हो जाता है। जितेंद्र यह देखकर डरकर वापस कभी उस पेड़ के पास नहीं जाता है। जब से जितेंद्र ने बटुक का काम संभाला, सब कुछ और भी अच्छा चलने लगा। एक दिन राजीव नाम का एक आदमी बटुक और जितेंद्र के पास आता है। मुझे कुछ पेटियां फलों की चाहिए। जी पैसे दे दीजिए, हम अभी भिजवाते हैं। नहीं, पैसे अभी नहीं दूंगा, 1 महीने बाद मेरे पास पैसे आएंगे। नहीं जी, हम बिना पैसे लिए सामान नहीं देते हैं, हमें माफ कर दीजिए। अरे कह तो रहा हूँ अगले महीने दे दूंगा, इतना क्यों घमंडी बन रहे हो? देख लूंगा तुम लोगों को। हाँ ठीक है, अब जाओ यहाँ से। जितेंद्र और राजीव के बीच बहस हो जाती है। राजीव मन ही मन सोच लेता है कि वो इस बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा। बहुत घमंड है ना इन्हें फलों की पेड़ों पर, अब इन्हें सबक सिखाता हूँ। अगली रात राजीव भारे की कुछ आदमियों के साथ बटुक के बागान में घुस जाता है और फलों के ढेर सारे पेड़ काटकर नीचे गिरा देता है। पूरी रात वह सभी यही काम करते हैं और सुबह होने से पहले भाग जाते हैं। जब सुबह बटुक और जितेंद्र बागान में आते हैं तो यह सब देखकर चौंक जाते हैं। बागान की ऐसी हालत देख बटुक को बहुत बड़ा सदमा लगता है। अरे क्या हुआ बटुक चाचा आपको? जितेंद्र बटुक को घर लेकर आता है और सुला देता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? किसने हमारे बागान की ऐसी हालत की? ये सब देख चाचा जी की तबीयत भी बिगड़ गई। क्या करूं मैं अब? जितेंद्र बहुत परेशान हो जाता है। वह वापस बागान आकर सभी पेड़ों को देखने लगता है। तभी उसे एक आवाज आती है, यहाँ आओ जितेंद्र, मेरे पास। जितेंद्र आवाज सुन डर जाता है और ढूंढने लगता है कि आवाज कहाँ से आई। तभी उसकी नजर सीताफल के पेड़ पर पड़ती है। आवाज उसी पेड़ से आ रही थी। जितेंद्र सभी जंगलों को हटाकर उस पेड़ तक पहुंचता है। क्या आप बोल भी सकते हो? हाँ जितेंद्र, मैं एक जादुई सीताफल का पेड़ हूँ। मेरे पेड़ पर जितने भी सीताफल लगे हैं, सभी जादुई सीताफल है। बताओ
तुम परेशान क्यों दिख रहे हो? देखिए ना, पता नहीं अचानक किसने हमारे पेड़ काट दिए। ये सब देख चाचा जी की तबीयत बिगड़ गई है। अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। एक काम करो, पेड़ से कुछ जादुई सीताफल तोड़ लो और सीताफल के सभी दाने पूरे बागान में डाल दो, फिर देखना चमत्कार। जी जरूर। वैसे ये बताइए, उस दिन जब मैंने यहाँ पत्थर फेंका था तो वो गायब कैसे हो गया था? अगर कोई भी चीज मुझे नुकसान पहुंचाने आती है तो मैं उसे खत्म कर देती हूँ। वह पत्थर मेरे शरीर को लगी थी, जिस वजह से वो गायब हो गई। मैंने देखा था एक सीताफल भी नीचे गिरा था और गायब हो गया था। हाँ, क्योंकि इस पेड़ पर सभी जादुई सीताफल उगते हैं। मेरी मर्जी के खिलाफ कोई इसका इस्तेमाल न कर ले, बस इसलिए जितना भी सीताफल पेड़ से नीचे गिरते वह सब गायब हो जाते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, अब तुम जाओ और मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। जितेंद्र सीताफल तोड़ लेता है और उसे काटकर उसके दाने को बागान में हर जगह डाल देता है। कुछ घंटों बाद आता है तो देखता है सभी पेड़ वापस से आ गए हैं। खुशी से जितेंद्र बटुक के पास आता है और उसे बागान लेकर आता है। वापस हरा भरा बागान देखकर बटुक बहुत खुश होता है और धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। जितेंद्र पेड़ से पूछता है, आखिर ये सब किसने किया था? पेड़ उसे राजीव का नाम बताता है। जितेंद्र पुलिस के साथ राजीव के घर आता है और उसे पकड़वा देता है। पुलिस राजीव और उसके भारे के आदमियों को भी पकड़ लेता है। अब वापस से सब कुछ पहले जैसे चलने लगता है। जितेंद्र और बटुक आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं।